कायशा, अब वॉइस क्लियर है? यस मैम। यस चलो मैम। ठीक। अब मैं आपको करवा रही हूँ एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर 27, जो आप कह रहे हो नहीं हुआ। एग्जाम्पल 2, पेज 27, ग्राफ पेपर निकाल लो, बिकॉज इसमें लिखा है ग्राफिकली, और जहां पर ये वर्ड हो गया ना ग्राफिकली फाइंड द सॉल्यूशन, एलजेब्रा से सॉल्व करके आए ना, मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो मेहनत कर भी रहे हो, मार्क्स मिलने भी नहीं वाले ऐसे। तो जहाँ पे ग्राफिकल कहा है उसी मेथड से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करके आना है, राइट? तो ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक और इनफाइनाइटली मेनी। 5x minus 8y plus 1 equal to 0, 3x minus 24 by 5y plus 3 by 5 equal to 0। पहला काम तो क्योंकि इसने ग्राफिकल लिखा है ना, अगर आप ये करके आ गए ना A1 A2 B1 B2, कोई नंबर नहीं मिलने वाले। ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए रफ वर्क में लिखना, पर फेयर में नहीं करना है। ठीक है, हमें करना क्या है, इन दोनों ग्राफ को, इन दोनों लाइन को ग्राफ पे ड्रॉ करना है। एक्स एंड वाई पॉइंट्स ले लो। मैं अब इसमें पॉइंट्स को 0 और y को, मतलब x को 0 y को 0 नहीं ले रही हूँ, बिकॉज आई वांट टू गेट द पॉइंट्स। सो इफ आई कीप x as 3, x को 3 लिखा, कितना हो जाएगा 15 प्लस 1 16, यहां जाकर -16, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? चलो निकालो और पॉइंट्स ऐसे। y को रख लो -3। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जब भी मैं कोई x और y की वैल्यू को पुट करूं, जैसे मेरे पास 5 इंटू 3 15 बना, उसके +1 किया तो 16 हो गया। तो मैं क्या करती हूँ, अगर मैं x की वैल्यू को पुट कर रही हूँ, तो जो मेरे पास ये नंबर है ना वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मैंने 8 से मल्टीपल्स काउंट करने शुरू कर दिए। 8 1 जा 8, +1 -1 9 या 7 हुआ, वो 5 का मल्टीपल नहीं है। 8 2 जा 16। तो मैं अब क्या करूंगी, 5x + 1 ये 16 बन जाए, तो वो तभी बनेगा जब x की वैल्यू को हम क्या पुट कर देंगे, d। दिस इज हाउ वी फाइंड इंटीजर सॉल्यूशंस। अब अगर देखो मैंने, अब मैं y को पुट कर रही हूँ, तो 8 3 से कितना होता है 24, उसमें +1 करोगे 25 आएगा, पर ये माइनस है, तो मैंने क्या किया -3, राइट? -8 to -3 -24 +24 +1 25, -25 हो जाएगा, वहां जाकर कितना आ जाएगा माइनस। चलो एक पॉइंट अपने आप को ढूंढो, सर्च फॉर वन मोर पॉइंट। 32 40 है ना, 26 26 64 ही बनता है अब अगर बनेगा तो। 56, हाँ वो भी होता है 7। तो अगर मैंने इसको ले लिया +7 -56 +1, और यहाँ कितना आ जाएगा 11, 56 हो गया, -55 वहां चला गया, +11। समझ में आ गया? अगर नहीं आता ना, प्लीज ओरली मत करो, यहाँ पुट करो 5x - 8 इंटू 7 + 1 = 0। ये करने में कोई शर्मिंदगी नहीं महसूस करनी हमने, ठीक है ना, क्योंकि हमें नंबर चाहिए। मार्क्स नहीं आते ना, उसमें शर्मिंदा महसूस करो, ये करने में नहीं। ये 4 स्टेप्स लिखे में हमारी कोई इज्जत नहीं कम होने वाली। इसको, इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, उसमें इज्जत कम होती है। समझ में आ गया? तो जब आप ये कैलकुलेशन कर रहे हो, इफ आई स्किप इट, ये नहीं कि आपने भी स्किप करना है और नहीं करना है, नहीं समझ में आ रहा तो इस तरह से सॉल्व करो। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरे वाले के भी इक्वेशन पॉइंट्स ले लो, एक्स एंड वाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, अब देखो इसमें ट्रिक क्या होती है, इसको 15x -24y + 3 = 0 कर दिया, तो पूरी इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई हो गई। तो मुझे पता तो है ये पॉइंट्स क्या है, ये इक्वेशन क्या है,
इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, सबको पता लग गया। जब भी हमारे पास कोएफिशिएंट्स एक फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए, सबसे इजी होगा उसको आप रफ में ही चाहे ले लो। ठीक है, एक उसको प्रॉपर इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो एलसीएम लेकर। अब इसके एक्स और वाई के पॉइंट्स आपको पता है यही हो जाएंगे। ठीक है, इक्वेशन चाहे यही लिखो, लेकिन आपको पता है एक्स और वाई के पॉइंट्स हमारे यही हो जाएंगे। इजी है। अब ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करें। 3 2 -5 -3 11 7। ठीक है, तो मैं ग्राफ पेपर ले रही हूँ यहाँ पर। क्या हो गया बच्चे? गुरलीन क्या हो गया? ले सकते हो। काम कम है मतलब, ये तो इतना जैसे हमारी टेक्निक है, मुझे पता है कि ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। इनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, तो मैं अलग से मेहनत करके टाइम वेस्ट क्यों कर रही हूँ? अगर बिल्कुल डिफरेंट होगी तो ऑफ कोर्स मुझे लेना ही पड़ेगा। आपने एक इक्वेशन सॉल्व कर ली, ठीक है ना। अब ये है कि हम क्वेश्चन सॉल्विंग पे जा रहे हैं। अब हम समझ नहीं रहे हैं, अब समझ चुके हैं, तो हम आगे नेक्स्ट स्टेप प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे समझ में आएगा, देख 5 ये इंटू 3 हुआ, 8 है इंटू 3 हुआ, 1 है इंटू 3 हुआ। सिर्फ हमें उसने कहा है ग्राफिकल, तो मैं अपना ग्राफ पेपर निकाल रही हूँ। वरना मैं क्या करती, A1 A2 B1 B2 C1 C। तो मैंने समझ लिया कि ये तो इनफाइनाइट मेरी सॉल्यूशन है, तो मैं अब अलग से टाइम क्यों लगाऊं? मुझे पता है जो इसके सॉल्यूशन है वही है। मैंने दोनों को लिया, दोनों को हाईलाइट कर दिया, दोनों इक्वेशन ड्रॉ कर दी और लिख दिया। है ना, टाइम कम होगा, कोई गलत भी नहीं कर सकता, बिकॉज अगर आपने इसको ड्रॉ किया है तो बताओ इसमें क्या गलती है। राइट, आई टेल यू व्हाट, ये क्यों मैं करती थी या क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ। एक स्मार्ट में होता है करने का, आपको नहीं है। अदरवाइज ना मीन मीडियन मोड जब स्टैट्स करते हैं ना, तो उसमें एक मीडियन होता है। मीडियन को ना ग्राफ पे शो करते हैं और ग्राफिकली कैलकुलेट हो जाता है। उसका फॉर्मूला भी है, जो आप करोगे 10th में, फॉर्मूला वाइज भी कैलकुलेट होता है। अब प्रॉब्लम क्या होती थी, कहते थे ग्राफिकली डिटरमिन द मीडियन, क्वेश्चन आता था पेपर में। है ना, अब ग्राफ में लाइन अच्छा तो हम एग्जैक्ट होते नहीं, कोई इधर टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा तो होगा। तो एग्जैक्ट मीडियन कैसे निकालोगे? तो एज अ टॉपर व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, साइड पे अपनी कैलकुलेशन करके मीडियन निकाल दिया। एग्जैक्ट 35 36 जो आएगा वो बता दिया उसने, एग्जैक्ट आता था जब ग्राफ में करते हैं। मैं वो पॉइंट मार्क करती और लाइन जिस तरह से ड्रॉ करती थी कि वो 36 पे आके इंटरसेक्ट करे। राइट, सो आई हैड दैट। वही होता ना कि हमारे ये पैरानॉइड होती है, मतलब एक अपनी वो होती है कि नहीं तो बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पर आए। दिस इज हाउ आई टू काउंटर चेक माय आंसर, कि मैंने ग्राफ ठीक ड्रॉ किया है कि नहीं। समझ में आ गया? तो यहाँ पर भी वही चीज है, आप अलग से लोगे नो वरीज ले लो, पर क्यों मेहनत करनी इतनी। और ग्राफ का क्वेश्चन जितना इजी है उतना ही ड्रॉ करने में टाइम लगता है, उतना टाइम जरूर लगाता है। लाइंस ड्रॉ करनी, एक्स और वाई एक्सिस मार्क करना, स्केल लिखना। तो मुझे 11 7 चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। नहीं, ये वाला रहने देते हैं, थोड़ा सा तो देते हैं यहाँ पे। -5 भी तो है। हाँ जी, क्या हो गया? तो अपना नहीं, उसका क्या देख रहा था? उसको, तो तुम्हें फीस देता, मुझे फीस देगा? हाँ, वो तुमसे पूछ रहा है, तुम बोलो यार फीस मेरे को दी है। शुक्र है 11 तक। 11 तक आ गया और ये 7 चाहिए था। एंड -5 माइनस, ये माइनस में आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। कायशा, ड्रॉ कर रही हो ना? यस मैम। अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो नोटबुक पे ही ड्रॉ कर लो। हाँ जी, आप इसमें क्यों हम कर रहे हैं? हाँ जी, क्या? 0.32 ये वाला हो गया। -5 -3, -5 -3 ये वाला पॉइंट हो गया। 11 7, नंबर 11 यहाँ पर, और 7।
ठीक है, तो जो अब मेरी लाइन ऐसे टेढ़ी गई है ना, ये गलत है, राइट। और इसमें प्रॉब्लम यही है, पेंट हो तो ठीक हो जाता है, बट फॉर दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इसमें लाइन अगर टेढ़ी है ऐसे तो वो सीधी नहीं होगी। तो मेक श्योर आपका पॉइंट जो है वो एग्जैक्ट ऐसे पास होता हुआ जा रहा है, ठीक है। मैं इसको ठीक नहीं कर पाऊंगी क्योंकि लिखते हैं 11/7 -5 -3 सही लिया हुआ मैंने, और है 3 और 2, ये भी सही लिया, चलो ठीक है। तो अब आप यहाँ पर लाइन को नेम भी दोगे, 5x -8y + 1 = 0, और दूसरी तरफ से लिख दोगे 3x -24/5 बाय +3/5 = 0, और इस लाइन को थोड़ा सा बोल्ड कर देना ताकि लगे ओवरलैपिंग लाइंस है। सो ग्राफिकली द गिवन सिस्टम हैज हाउ मेनी सॉल्यूशंस? द गिवन सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब इसमें गलती क्या किया मैंने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखना है, वो नहीं लिखा, और ओरिजिन 0 ये देखो है, और फिर हमने क्या लिखना है, स्केल, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। गीतांश जितने भी क्वेश्चन गलत हुए थे पेपर में सॉल्व हो गए दोबारा? एक नहीं हुआ, कौन से वाला, कौन सा था वो, कौन सा अभी कल का होमवर्क है, टेस्ट पेपर का? टेस्ट पेपर का फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा है वो बताओ, मुझे भी याद नहीं है। सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स वाला क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चा सबको ये? एक्सरसाइज 3.1 पूरी हो चुकी थी अपनी, एग्जाम्पल कर रहे थे हम, एग्जाम्पल 5 हमने किया था, एग्जाम्पल नंबर 6, चलो आ जाओ, पेज 32 एग्जाम्पल 6। 3.2 पूरी कर चुके हैं? नहीं कर चुके हैं, 3.2 भी पूरी हो चुकी है, 3.3 भी, विद एग्जाम्पल्स। मैंने आपको ना एल्जेब्रिकली साथ में समझाना था, शायद समझा दिया था, है ना, हाँ कल करवा दें। पेज नंबर 32 एग्जाम्पल नंबर 6। In a shop, cost of 2 pencils, 3 erasers is ₹9. Cost of 4 pencils, 6 erasers is ₹18. Find the cost of each pencil and each eraser. स्टेटमेंट प्रॉब्लम में पहली चीज हमने क्या सोचनी है, एक्स एंड वाई। क्या लिखेंगे एक्स एंड वाई को, कॉस्ट ऑफ इरेजर, कॉस्ट ऑफ पेंसिल, पहले इरेजर पहले पेंसिल, पहले पेंसिल, पेंसिल क्यों, क्योंकि पहले लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pencil is equal to ₹X. Let the cost of 1 eraser is equal to ₹Y. According to question ATQ। अच्छा पहली स्टेटमेंट इसकी बताओगी क्या बनेगी, पहली इक्वेशन जो होगी, ईश्वी ईश्वी, कॉस्ट ऑफ 2 pencils, 3 erasers, 2x + 3y = 19 कि 9 बिल्कुल ठीक है। सेकेंड सानवी, कॉस्ट ऑफ 4 pencils, 6 erasers, 4 pencils, 6 erasers की कॉस्ट की हुई है 18। सबको समझ में आ गया, तो बहुत बेसिक है ना। अब यही से उसने कहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल, ईच इरेजर। तो अगर आप इस इंफॉर्मेशन को देखते हो, इक्वेशंस को देखेंगे, सॉल्व भी करोगे, तो यू कैन सी A1/A2 कितना हो रहा है, 2/4, B1/B2 कितना है, 3/6, C1/C2। तो ये हमने क्या किया हुआ है, हमें इक्वेशन दो नहीं दी हुई है, एक ही इक्वेशन को मॉडिफाई करके दोबारा लिख कर दे दिया, ठीक है। तो कल ये कैसे काम आएगा, कल आपको ना कोई भी से इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए आते हैं वो सारे आपको देंगे, ये कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन है। जब आप ऐसी चीज को देखोगे तो समझोगे कि हमें एक ही इक्वेशन को मॉडिफाई करके दूसरी बना दी, अलग से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है।
दिस इज हाउ वी इन्फर या वी एनालाइज अ स्टेटमेंट और एनालाइज अ डेटा जो भी हमें दिया होता है, ठीक है। तो इसमें कहेंगे द गिवन सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के एक्स एंड वाई की बहुत सारी वैल्यूज आएंगी। आई कैन नॉट फिक्स वन सिंगल वैल्यू कि कॉस्ट ऑफ पेंसिल क्या है, कॉस्ट ऑफ इरेजर क्या है। इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली बहुत सारी वैल्यूज है, और वो बहुत सारी वैल्यूज भी क्या है जो लाइन पे लाई करेगी, ठीक है। इसमें आप लिखोगे तो ऐसे ही इफ यू पुट इट, यहाँ पर अगर मैं इसको इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, सब्स्टिट्यूशन नहीं भी करती, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, माइनस माइनस ये हो गया 0 इक्वल टू 0, which will लिखते हैं which is true for any value of x and y, which is true for every value of x and y in the equation। इसीलिए कि बहुत सारी वैल्यूज के लिए ट्रू है, दैट्स व्हाई इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एल्जेब्रिकली ऐसे चेक करते हैं। और हमारा फास्ट वाला मेथड होता है या फॉर्मूला मेथड होता है रेशियो निकालना। समझ में आ गया इतना? अब देखो, अब ये नहीं है कि जितने भी हमने ग्राफ में ड्रॉ कर दिया 2x 3y कोई भी पॉइंट ले लूं उससे हमारा ड्रॉ हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये मैंने एक मिनट ये ग्राफ लिया, एक लाइन हमने ड्रॉ की 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। When I say this is true for any value of x and y, वो वैल्यू जो इस लाइन पे आती है, रेड लाइन बनी है ना, इस इक्वेशन को रेड लाइन से शो किया जा रहा है, तो इसमें जो भी वैल्यू होगी उसके लिए ट्रू होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने -4 पॉइंट दिया, नहीं -40 भी पॉइंट है, -40 इक्वेशन के हिसाब से सही नहीं है, जो इस लाइन पर पॉइंट आएगा उसके हिसाब से करेंगे। कोऑर्डिनेट एक्सिस में तो हमारे पास बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन इस लाइन के जितने भी पॉइंट्स हैं दूसरी लाइन के भी वही पॉइंट्स होंगे। आई हैव 4x प्लस 6y इक्वल टू, अगर मैं इसको इस पर कर्सर लेके आती हूँ तो लाइन देखो यहाँ पर रेड हो गई, और अगर यहाँ रखा तो ब्लू, इसको सिलेक्ट किया तो रेड हो गई, इसको सिलेक्ट किया तो ब्लू। सेम लाइन है, दो वेज में हमने ड्रॉ किया, लेकिन now हमारे पास यही रहा है, एंड दे इंटरसेक्ट एट मल्टीपल पॉइंट्स, दैट्स व्हाई वी से इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। समझ में आ गया ये? अगर ये क्वेश्चन ग्राफ, अगर क्वेश्चन पेपर में ऐसे तो जाता है ना, तो वो आपसे कुछ नहीं चेक कर रहा, वो आपको सिर्फ ग्राफ पेपर पे एनालाइज करेगा, ये आपने ड्रॉ करना है या नहीं करना उस पर डिपेंड करेगा, प्लस आपने इस चीज को सॉल्व किया विच इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, इन चीजों पे आपको मार्क्स दे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 7, ये आता है 2 मार्क्स में और बोर्ड में आया भी हुआ है। एग्जाम्पल 7, हाँ जी क्या? एग्जाम्पल 7, 2 rails are represented by the equations x plus 2y minus 4 equal to 0, 2x plus 4y minus 12 equal to 0। ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, प्लस जब रेलवे ट्रैक्स की इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है कि कौन सी ट्रेन कौन से ट्रैक पे कितने टाइम पे जाएगी, आप मान लो बैक एंड में इक्वेशन ही बनी है, अगर सॉफ्टवेयर तैयार हुआ है तो उनकी इक्वेशन ही बनी है हर एक ट्रैक की। तो 2 rails are represented by these 2 equations, ठीक है। will the rails cross each other, right? तो इसमें हम क्या करेंगे, we'll check for a1 by a2 which is 1 by 2, b1 by b2 which is 2 by 4, c1 by c2 -4 by -12, तो क्या बन जाता है 1 by 3, और ये क्या बनता है, अब आप लिखोगे सिंस a1 by a2 इक्वल है b1 by b2 के, बट नहीं इक्वल है c1 by c2 के, therefore the given lines, the given equations क्या शो करती है, रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस, और जो पैरेलल लाइंस है दे नेवर इंटरसेक्ट, हेंस द 2 rails will never cross each other। अगर ये कहा हुआ है एल्जेब्रिकली या 3 नंबर में आता है तो इसको प्लीज इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना, ये आ जाएगा 2x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0, या 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, 0
+4 इक्वल टू 0 या 0 इक्वल टू -4 विच इज फॉल्स। किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होगा, दैट्स व्हाई वी से नो सॉल्यूशन। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया था आपको, क्लास में करवाया था, सिर्फ 5th पार्ट रहता होगा इसका। 5th भी कर लिया था ना? 3rd पार्ट रहता था, 3rd पार्ट मैंने कहा था विल डू इट लेटर। 1st पार्ट कर लिया, 2nd भी हो चुका है, क्लास में भी करवाया है, और 3rd हमने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था बिकॉज उस टाइम तक मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए नहीं थे, ये वाला कॉन्सेप्ट करवाए नहीं था। 3x - 5 इक्वल टू 3, 9x - 3y इक्वल टू 9। इसमें लिखोगे a1 by a2 3 by 9, b1 by b2 -1 -3, c1 by c2 3 by 9। और फिर हम क्या लिखेंगे, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। the given system, the given equations represent, कौन सी लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, so therefore the given system has how many solutions, infinitely many solutions। और ऐसे वाले सिस्टम को हम क्या बोलते हैं साथ में, द गिवन सिस्टम कंसिस्टेंट। क्या होता है ये, कंसिस्टेंट। जब भी सॉल्यूशन आएगा तो कंसिस्टेंट तो है, लेकिन कंसिस्टेंट के साथ साथ क्या है, डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन डन, सेकंड डन, थर्ड भी हो गया था। कोई डाउट है थर्ड में? एलिमिनेशन मेथड एग्जांपल 8 कर लिया था, एग्जांपल 9 अगेन वही चीज आती है। एग्जाम्पल नंबर 9, अब क्योंकि मैं एक्स्ट्रा ही करवाऊंगी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की ना, एक एक्सरसाइज बिल्कुल डिलीट हो गई है, पर बोर्ड में वो क्वेश्चन आया हुआ है, वैसा ही क्वेश्चन अभी के बोर्ड में ना बिल्कुल सेम टू सेम 3 नंबर में आया हुआ है, और 2 नंबर में 1 नंबर का भी क्वेश्चन था, वही इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाला ही, और ये वाला भी। ठीक है, तो वो मैंने सारे लिखे हैं क्वेश्चन, मैं आपको करवा रही हूँ। एग्जाम्पल 9 कर लो, यूज एलिमिनेशन का है ना, तो आपने वही मेथड यूज करना है। A1 A2 कब लगाना है, या मुझसे पूछा जाए जो भी मुझे बताओ कि वेदर सिस्टम हैज इनफाइनाइटली नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखा है यूज एलिमिनेशन मेथड, तो उसी के अकॉर्डिंगली करना है, A1 A2 मत लिखना। समझ में आ गया? यहाँ लिखा है यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो हमने एलिमिनेशन मेथड करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये पूरी की पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगी, क्या बन जाएगा ये, 4x + 6y इज इक्वल टू 16। माइनस करोगे, ये कैंसिल हो गया, यहाँ 0 और यहाँ क्या आया, -9 या +9 जो भी आता है, विच इज फॉल्स। समझ में आ गया एलिमिनेशन से हमने कैसे प्रूव किया, विच इज फॉल्स। therefore the given pair of equations या given system of equations has no solution। समझ में आ गया इतना? अब लिखो क्वेश्चन, ये इतने सारे हमने किए इनफाइनाइटली, सिर्फ चेक करने के लिए नहीं आता, इसको फर्दर सॉल्व भी करना होता है, और वो कैसे। ठीक है, अब इनफाइनाइटली वाले पे या नो सॉल्यूशन पे, यूनिक सॉल्यूशन पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आपको ना लास्ट ईयर आपने ये क्वेश्चन बहुत बार किया होगा, 2x + ky इज इक्वल टू 9। if x is equal to 2, y is equal to 3 is a solution of equation find the value of k। याद है ना ये वाला क्वेश्चन? अब ऐसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है,
ये सिंगल इक्वेशन में, चलो करो तब तक सॉल्व, ये करो। अब ये सिंगल में है ना, हमारे पास गिवन सिस्टम दो इक्वेशन आएंगे, दो इक्वेशंस में अपनी कंडीशन के हिसाब से होगा, क्वेश्चन वही होगा, लेकिन क्योंकि अब हम आगे एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं कि इनफाइनाइटली मैनी पढ़ चुके हैं, सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन, उसके अकॉर्डिंगली विल स्टडी। एक्स की वैल्यू को पुट करना है 2, y की वैल्यू को क्या पुट करना है 3, क्या आंसर आएगा 9, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/3 आ गया ना, सबको आता है ना ये। तो इसने मुझे कहा था कि x और y की वैल्यू है मेरे पास और सॉल्यूशन है ये, इसलिए k की वैल्यू निकाल। अब क्वेश्चन होगा यही कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, p, जो भी एक वेरिएबल दिया होगा हमें, हमें करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल कहता है कि मैंने ये इक्वेशन लिखी kx प्लस 2y इक्वल टू 5 और साथ में लिखी 3x प्लस y इक्वल टू 1। तब हम करते थे सिंगल इक्वेशन, अब यहाँ पर हम पेयर ऑफ इक्वेशंस को स्टडी करते हैं, बिकॉज तब हम देखते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी है, पैरेलल है। तो आपको एक सिस्टम दे दिया, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, चैप्टर का नाम ही यही है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यही है। पेयर ऑफ का है ना, वी यूज्ड टू से सिस्टम है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है, राइट। तो दो इक्वेशंस दी जाएंगी और कहा जाएगा कि ये जो गिवन पेयर है, द गिवन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, हैज यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है, अब k की वैल्यू निकालो। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे आएगा। अब वो k कहीं भी हो सकता है, यहाँ पर x के कोएफिशिएंट में है, कहीं y में चला गया, कहीं कांस्टेंट टर्म में चला गया, घूमता रहेगा, क्वेश्चन ऐसे ही बनकर आएगा। और क्या कर देंगे, अब यहाँ पर यूनिक का है, मैं कह दूं नो सॉल्यूशन, तब k की वैल्यू निकालो, मैं कह दूं इनफाइनाइटली मैनी, तब निकालो, ठीक है ना। तो इक्वेशन चेंज होती रहेंगी, हमारा मेथड वही रहेगा। अब मुझे इस पे फोकस करना है, इस यूनिक सॉल्यूशन पर। इक्वेशंस तो है ही है, एक्स वाई कांस्टेंट टर्म, हम देखेंगे यूनिक सॉल्यूशन। तो पहले अपने माइंड में क्लियर रखूंगी मुझे लिखना क्या है, मैं लिखूंगी सिंस द गिवन। अब मेरा ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, पहले अपने माइंड में ना दो स्टेप, मेरा फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, फिर उसमें पहले वैल्यू पुट करेंगे। द गिवन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होता है, हम कोएफिशिएंट्स की रेशियो लेते हैं और वो क्या होती है आपस में नॉट इक्वल। I take ratio of the coefficients and they are not equal to each other, तीनों ही आपस में इक्वल नहीं होती। और जिसमें मैंने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंटली है हमारी a1 a2 b1 b2, x और y इकट्ठे कैंसिल नहीं होने चाहिए, कांस्टेंट टर्म कैंसिल हो जाए लेकिन x और y इकट्ठे कैंसिल नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, व्हाट इज a1 k, व्हाट इज a2 3, b1 कितना है 2 और b2 कितना है 1, व्हाट इज c1 5, c2 1, ठीक है। तो मैं अब यहां से उठाती हूँ ये चीज कि k/3 शुड नॉट बी इक्वल टू 2/1, इसको कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k शुड नॉट बी इक्वल टू 6, कि k को 6 मत रखो, कोई भी वैल्यू रख दो 6 के अलावा, 6.1 भी रख सकते हो, 6.01 भी चलेगी, लेकिन k शुड नॉट बी इक्वल टू 6 बाय, अगर मैंने यहाँ पर 6 रख दिया क्या हो जाएगा 6/3 2/1, 2/1, द गिवन सिस्टम विल हैव नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस बन जाएंगी। तो यूनिक सॉल्यूशन में ना हर बार आपका ऐसा ही आंसर निकलेगा कि k इज नॉट इक्वल टू 6, तो आपको ये बताएगा किसके इक्वल नहीं है, कोई एक वैल्यू होगी जो मना कर देगा ये ना रखो इसके अलावा कुछ भी रखो। समझ में आ गया। तो हम लिखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ k का है ना, तो आप लिखोगे k इज इक्वल टू 6, k इज नॉट इक्वल टू 6। हमारी नंबर लाइन पर ये जो नंबर 6 है ना, इसको छोड़ दो, ये 6 एग्जैक्ट वाले पॉइंट को छोड़ दो, इसके आगे पीछे जितना मर्जी हम एक्सटेंड करते रहे, वी कैन टेक एनी वैल्यू बट नॉट 6। तो आंसर क्या होगा, k इज नॉट इक्वल टू 6। समझ में आ गया।
ऐसी नेक्स्ट इक्वेशन लिखो, x माइनस 2y इक्वल टू 3। आपके पास है यूनिक सॉल्यूशन, x माइनस 2y इक्वल टू 3, 3x प्लस ky इक्वल टू 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द गिवन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, या फिर कहा जाए इंटरसेक्टिंग लाइंस, कंसिस्टेंट, इंडिपेंडेंट, चारों में से कोई भी वर्ड दे सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे, सिंस द गिवन सिस्टम। अब इस चीज को भूलना मत, क्योंकि ये 2 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है, अब तो एमसीक्यू में आता है जैसे मर्जी करो, स्टेप्स मैटर ही नहीं करते, लेकिन अगर 2 मार्क्स में आता है तो आपको ये चीज लिखनी होगी, द गिवन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, therefore a1 by a2 not equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2। और अगर ये चीज 3 में आ जाएगी ना, तो मैं लिखूंगी a1 क्या है, b1 क्या है, a2 क्या है, b2 क्या है। I'll write each and every question, a1 is 1, b1 is -2, c1 is 3, then a2 is 3, b2 is k, and c2 is equal to 1। समझ में आ गया अगर 3 नंबर में आ गया। I'll say this is 1 by 3 not equal to minus 2 by k not equal to 3 upon 1। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम इन दोनों को देखते हैं, ठीक है। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, k इज नॉट इक्वल टू -6। अच्छा, शुरुआत में ना टीचर्स ये भी कहते हैं कि इसको भी मल्टीप्लाई करके कह दो, k इज नॉट इक्वल टू, लिख दोगे कोई फर्क नहीं है, बट दिस इज द आंसर जो मार्क करेंगे ऑप्शन में, यही आंसर होगा, k इज नॉट इक्वल टू -6। और इसका रीजन भी ये है कि x और y इकट्ठे कैंसिल नहीं होने चाहिए, आपकी कांस्टेंट टर्म कैंसिल हो सकती है, ठीक है। -6 के अलावा k की कोई भी वैल्यू रखोगे, सिस्टम में यूनिक सॉल्यूशन आएगा। जब आप यहाँ पर -6 रख दोगे तो सॉल्यूशन नहीं आता, लाइंस पैरेलल बन जाती है, पैरेलल या इनफाइनाइटली नहीं, पैरेलल, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। अब ऐसे ही सिस्टम में आपको बताया जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर नो सॉल्यूशन so that the given system has no solution। हमारे पास इक्वेशन है kx माइनस 5y इक्वल टू 2, 6x प्लस 2y इक्वल टू 7। अब पहली लाइन वही लिखेंगे, सिंस द गिवन सिस्टम या गिवन पेयर हैज नो सॉल्यूशन, एंड समटाइम्स यहीं पर लिखा होता है रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस, तो आप वही वर्ड लिख दोगे, पैरेलल लाइन, या गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, तो आप वही लिख दोगे, ठीक है ना। नो सॉल्यूशन की जगह फिर आ जाएगा पैरेलल लाइन, इनकंसिस्टेंट आ जाएगा जब कंसिस्टेंट दिया हुआ है। लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, क्या होता है a1, a1 by a2, पैरेलल लाइंस में a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c। कांस्टेंट टर्म की वजह से वो पूरी की पूरी इक्वेशन x और y में शिफ्ट होकर आगे या पीछे हो जाएगी, सेम डिस्टेंस पर x और y सेम रहे, कांस्टेंट टर्म की वजह से उसने शिफ्ट ले लिया, सिर्फ कांस्टेंट टर्म की वजह से उसने बस शिफ्ट ले लिया। समझ में आ गया। इट रिप्रेजेंट्स पैरेलल लाइन, सभी कांस्टेंट्स की रेशियो सेम नहीं होती, तो यहां से हम लिखेंगे therefore it means k upon 6 is equal to -5/2। समझ में आ गया, b1 क्या हो जाएगा -5, नॉट इक्वल टू 2/7। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये रेशियो सेव नहीं करनी, ठीक है। और देखो ना, आपकी c1/c2 फिक्स है 2/7, ऐसे ही b1/b2 की फिक्स है -5/2, ये कभी भी आपस में सेम नहीं हो सकती। तो अगर आप इसको और इसको ना भी सेम करते हो कि a1 c1 c2 के इक्वल नहीं है, तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कभी दोनों सेम होने नहीं वाली। समझ में आ गया। तो हमारे हमारे पास आ जाएगा k/6 इज इक्वल टू -5/2। k की वैल्यू क्या आ जाएगी कि एग्जैक्ट -15 जब k को रखोगे तो गिवन सिस्टम का
सॉल्यूशन क्या होगा? नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस। ठीक है, आप इसके अलावा कोई भी वैल्यू रखोगे तो यूनिक सॉल्यूशन है, लेकिन अगर एग्जैक्ट -15 रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नो सॉल्यूशन। क्या इसमें, अब इसी क्वेश्चन में लिखो, क्या इसमें मतलब राइट whether the given system, whether the given system can have infinitely many solutions। क्या किसी वैल्यू के लिए इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं? यस और नो? क्यों? मैंने आपको क्या कहा था अभी, अगर हमें इनफाइनाइटली मेनी रखने हैं तो क्या करना होगा? तीनों को इक्वल। क्या ये दो कभी इक्वल हो सकते हैं? -5/2, 2/7 फिक्स है वैल्यू, वो चेंज नहीं हो सकती। एक रेशियो है -5/2 और दूसरी रेशियो है 2/7। तो इस सिस्टम के यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, नो सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन कभी भी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस नहीं हो सकते। तो कल अगर एक क्वेश्चन आता है, और ऐसा है भी एक दो क्वेश्चन, अगर पूछते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, तो हम क्या लिखेंगे? देयर इज नो वैल्यू ऑफ k, नो सच वैल्यू एग्जिस्ट। समझ में आ गया? ये ट्विस्ट होता है क्वेश्चन का। आपको k इक्वल टू -15 कहा जाएगा, या k इक्वल टू 7 बाय सॉरी 12/7 कहा जाएगा, कि k शुड नॉट बी इक्वल टू 12/7। दोनों ऑप्शन दिए जाएंगे, पर दोनों में से कोई भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें हम इन दो रेशियोज को सेम कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो द गिवन सिस्टम कैन नेवर हैव, लिख लो इस चीज को, द गिवन सिस्टम कैन नेवर हैव, मतलब ये दो इक्वेशंस कैन नेवर हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। वेदर लिखा है ना, तो लिख लो नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ k। इसी को आंसर कर दो। अब अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन के लिए इसको आंसर करो। क्या हो गया? समझ में आ गया? ठीक है, अगर लग रहा है कि आप गोइंग लिटिल फास्ट तो आप मुझे बता सकते हो, बट मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया सबको, है ना? आई माइट बी रॉन्ग। 12x प्लस cy इक्वल टू 16। अब है वही नो सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ c। अब ये जो c है ना, ये कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये वेरिएबल की तरह कोएफिशिएंट में यूज किया हुआ। एक हमारा एक्स वाई जेड, जैसे ए बी सी या पी क्यू आर होता है, वैसा यूज किया हुआ। समझ में आ गया? ये c कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म 3 और 6 है। समझ में आ गया इतना? राइट। अब सिंस द गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, therefore c by, therefore a1 by a2, हाँ जी, क्या होता है a1 by a2? इक्वल टू b1 by b2, बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो a1 क्या लिखेंगे? c by 12 इक्वल टू 3 by c, बट नॉट इक्वल टू 3 by 6। इन दोनों को लिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 36। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? जब भी स्क्वायर होता है तो क्या करते हैं? +-6। ठीक है, अब इसको हाईलाइट करके इंपॉर्टेंट कर लो कि क्या वैल्यू हमने लिखनी है? +-6। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? +6 -6, +-6। अब ऐसे वाले क्वेश्चन में हमेशा चेक करना है, +6 नहीं लिखेंगे। +6 लिखोगे तो क्या आ जाएगा? ऑल रेशियोज आर सेम, -6। समझ में आ गई? अब देखो, जब आपके पास ऐसी वैल्यू आती है ना, जब भी आपने नो सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन जब भी सॉल्व किया है ना, क्या करना है? इस वैल्यू को ना काउंटर पुट करके चेक करना है, क्योंकि नंबर्स का गेम है। राइट, अब नंबर क्या फॉर्म कर लेते हैं उससे, इक्वेशन में तो कहा कि सी को +-6 लिख लो, और उसने सिर्फ इतना कहा है, उसने ये नहीं कहा सोल्यूशन लिखो, उसने सिर्फ इतना कहा है कि इन दोनों की रेशियो को सेम करना है ना, या तो यहाँ पे +6 लिखो या यहाँ पे -6 लिखो, दोनों रेशियो सेम हो जाएगी। हमारी इक्वेशन ने क्या किया है, हमारी फॉर्मूला ने क्या किया है, वो a1 a2 b1 b2 की रेशियो को सेम किया है, उसने नो सॉल्यूशन नहीं कहा है। ठीक है ना? अब उसके लिए हम कैसे चेक करते हैं? इफ आई पुट c as 6, पुट c as 6, क्या बन जाएगा? 6/6
12 इज इक्वल टू 3/6। मैं कह रही थी नॉट इक्वल टू 3/6, तो तीनों ही सेम हो गए। तो अगर मैंने c को 6 पुट कर दिया तो ये इक्वेशंस ना आगे जाकर एक और फर्दर स्टेप आ गई और कहती नहीं कि हम तो ओवरलैपिंग लाइंस बन गए c की वैल्यू 6 रखने की वजह से, क्योंकि क्या किया था उसने, सिर्फ इन दोनों की रेशियो को सेम किया था और इन दोनों की रेशियो को सेम करने की वजह से उसकी रेशियो C1/C2 के भी इक्वल हो गई। तो अब हम लिखेंगे द गिवन सिस्टम हैज कैन नॉट C is not equal to 6, right? Because as it will give infinitely many solutions. वैसे भी अगर आप प्लस माइनस 6 भी नहीं ले रहे थे, C² 6 इक्वल 36 कहा था, तो आपने कहा C की वैल्यू 6, आंसर आ गया, चलो आगे। समझ में आ गया? अब हम करेंगे -6। तो जब भी आपके पास नो सॉल्यूशन का क्वेश्चन आएगा ना, एक बार काउंटर वैल्यू को चेक करना कि तीनों रेशियो सेम ना हो जाए। समझ में आ गया? पुट C as -6, तो ये होता है -6/12 is equal to 3/-6 but not equal to 3/6, which is true, right? So therefore the only value possible for C is -6. इस वाले को C equal to 6 को कर देना rejected, as it will give infinitely many solutions, as it will give infinitely many solutions. ऑप्शंस में आपके पास आएगा C is +6, C is -6, both A and B। और ऐसा वाला क्वेश्चन ना एमसीक्यू में देकर बड़ा मजा आएगा, क्योंकि सब C = 6 माइनस मार्क करके कहेंगे हमने आंसर सही कर दिया और बाद में पता नहीं नंबर कहाँ कट गए। समझ में आ गई चीजें, राइट? तो C = -6 फॉर नो सॉल्यूशन। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट लिखो, मैं 2 क्वेश्चन लिख रही हूँ। फॉर नो सॉल्यूशन 2x + ky = 11, और अगर इस सैटरडे को टेस्ट है, अगर नहीं इस सैटरडे को टेस्ट है, तो यही वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है? मैं आपको कौन से दूंगी? इक्वेशंस को सॉल्व करना, बेसिक इक्वेशंस को, स्टेटमेंट प्रॉब्लम अभी नहीं दे रही हूँ, राइट? और हो सकता है ग्राफ का इक्वेशन, ठीक है, ग्राफ पेपर लेके आना। और उसके बाद यही इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, 8 to 9 क्वेश्चन होंगे, 25-30 मार्क्स का टेस्ट होगा और वही सब काम। समझ में आ गया? 5x - 7y = 5, एक आपको ये सॉल्व करना है, और ये वाला 3x - 4y + 7 = 0, kx + 3y = 5। ठीक है, ये 2 चीजें करो अभी, टाइम है। 29 है ना आज? लक्षित, आहिल, लव्या, गौतम, शुभी, मान्या, धृति, जसलीन ने आई ना आज? लव्या है, सानवी, विस्मीत, कायशा इज ऑनलाइन, शिवेन, दर्पण, रेहान, कबीर, रेयांश नहीं आया ना आज? क्यों नहीं आया वो? नानी घर ऑनलाइन लगा ले, बताओ। आरुष, गीतांश, हाँ हाँ जी, नो सोल्यूशन, दोनों नो सोल्यूशन के हैं। आरव इज हियर, है ना? ईश्वी भी है, सुखमीत, शिंजन, और अपने पास है आप गुरलीन। गुरलीन समझ आ रहा है क्लास में? तो आप फिर से यहीं पर विल राइट सिंस द गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, therefore a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2. So 2/5 is equal to k by -7 but not equal to 11/5. वैसे भी ये 2/5 है और ये 11/5 है, कभी सेम नहीं हो सकते। ठीक है, तो मैं इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करूंगी, तो k इज इक्वल टू -14/5।
ठीक है, इसे काउंटर चेक भी कर लेना, यहाँ -14/5 करके आपके पास नो सॉल्यूशन का ही कंडीशन आ जाएगा। अब इसमें करें काम, राइट। तो सिंस द गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, सो a1/a2 इज इक्वल टू, बार बार लिख रहे हो ना इस चीज को, इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हम 3/k इज इक्वल टू -4/3 इज इक्वल टू 7/5, -7/5 या 7/-5, बिल्कुल ठीक। ठीक है, कांस्टेंट टर्म अगर एक लेफ्ट हैंड साइड पर है और एक राइट हैंड साइड पर है, दोनों को एक साइड पर लेकर आओ। अब यहाँ पे अगर गलती होगी ना तो इसी चीज की होगी, मार्क्स कटेंगे तो इसी के, कि हमने 7/5 लिख दिया, हालांकि उसका कोई इम्पैक्ट भी नहीं है हमारे आंसर। समझ में आ गया। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/-4 और के इज इक्वल टू -9/4। समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ऐसे ही इक्वेशन लिखूंगी, आपको निकालनी है वैल्यू ऑफ के, जो भी वेरिएबल दिया होगा, फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। कल तक ये चैप्टर मोर और लेस खत्म हो जाएगा। मैंने आपको ना एक क्वेश्चन दिया था जहां पे 3 इक्वेशंस थी, उनको सॉल्व करना था, वो करवाऊंगी कल। इनफाइनाइटली के जब डबल वेरिएबल दिया होता है, पी एंड क्यू इकट्ठा दिया हो, ए एंड बी इकट्ठा दिया हो, वो वाला क्वेश्चन। और जो लास्ट ईयर अभी जो बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आए थे, वो वाला। Find the value of k for which the given system has infinitely many solutions. कल और परसों में थोड़ी रिविजन ही होगी आपकी, ठीक है। इसका काम खत्म हो जाएगा, प्लस जो भी डाउट्स हैं फ्राइडे को अपने स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हैं, पिछले वाली सारी रिवाइज करवाऊंगी जो मैंने होमवर्क में करवाई है, प्लस 2-3 और जो मुझे करवानी है वो सारी। So since the given system has infinitely many solutions, या तो ये लिख दो, for infinitely many solutions a1/a2 should be equal to b1/b2 should be equal to c1/c2। तो क्या आ जाएगा, 2/6 इक्वल टू 3/k इक्वल टू -5/-15। देखो ये 1/3 है, यहाँ पर भी 1/3 है, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। ठीक है, और कंसिस्टेंट भी है ना ये आंसर के साथ। अगर मैंने यहाँ 9 पुट किया तो तीनों रेशियो सेम हो रही है, राइट। नेक्स्ट लिखो। अब थोड़ा सा इसमें, बिकॉज ये वाला क्वेश्चन है इनफाइनाइटली का जो एग्जैक्ट पेपर में आता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एक ही क्वेश्चन आएगा। तो इसमें क्वेश्चन कैसा लिखा होता है, 2x - 3y इक्वल टू 7, k + 2 इंटू एक्स माइनस ब्रैकेट्स में 2k + 1 इक्वल टू y इक्वल टू 3 इंटू 2k - 1। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, सिंगल वेरिएबल तो कर लिया, इनफाइनाइटली वाला बिकॉज तीनों इक्वल है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स यही सॉल्व होगा। करना कुछ नहीं है, पहले क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, पहले मेरी कंडीशन लिखनी है। हमारी कंडीशन क्या है, फॉर, फॉर्मूला लिखेंगे फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। पहले ये मत सॉल्व कर, ये मत सोचना कि सॉल्व क्या करना है, कैसे करेंगे, ये क्या आ गया। पहले अपनी कंडीशन को लिखो, फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। what is a1, 2, और x का दूसरी इक्वेशन में कोएफिशिएंट क्या है, k + 2। b1 कितना है, और दूसरी इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करते हैं, या तो बच्चे कर देते हैं -2k + 1, है ना। हाँ, ये ब्रैकेट में लिख लेना, वरना -2k - 1 कर देना ब्रैकेट ओपन करके। दिस इज वन थिंग विच इज टू बी टेकन केयर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम।
3 साल जितने भी साल मुझे यहाँ पर होते आफ्टर कोविड तो स्पेशली ये गलती बहुत बार रिपीट हुई है, ठीक है। और यहाँ पर इक्वल टू 7/3 × 2k-1। अब ये समझ में आएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें 2-3 बार सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? ये 3 इक्वालिटी में चीजें आ गई ना, पहले आप इन दोनों को लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्यों ये क्वेश्चन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आता है? हम क्या करेंगे, 2/k+2, पहले 2 इक्वेशन ले ली, पहले 2 साइन ले लिए इक्वालिटी वाले, 2 रेशियोज लेकर उनको सॉल्व किया क्रॉस मल्टीप्लाई से। 4k+2, 3k+6, k की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है। अब ये सेकंड और थर्ड को भी सॉल्व कर लो। 3/2k+1, मैं क्या करती हूँ, माइनस माइनस के कैंसिल कर देती हूँ, इज इक्वल टू 7/6k-3। समझ में आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा ये, 18k-9, 14k+7, तो ये क्या आ जाएगा, 4k इक्वल्स टू 16। ये भी क्या कह रहा है, k की वैल्यू क्या हो, 4। अब करना तो हमें ये भी चाहिए, इन दोनों को इक्वेट कर दे। इतना करने के बाद कर सकते हो, जो टीचर से इनिशियल 1-2 महीने के भी कर लो, उसके बाद बस यही पुट करना है कि जैसे k की वैल्यू 4 निकली ना, तीनों में पुट करके चेक कर लो। समझ में आ गया? k की वैल्यू 4 निकली, फर्स्ट वाला क्या बन गया, 2/6। सेकेंड वाली रेशो क्या होगी, k की वैल्यू इज 4, 2 × 4 8 +1 9। समझ में आ गया मैं क्या कर रही हूँ? k की वैल्यू 4 निकाली ना, आपने क्या करना है, तीनों ही जगह k दिया हुआ था, तीनों में ही k की वैल्यू को 4 पुट करके इसको वेरीफाई कर लिया कि ये सही है कि नहीं। 7/3, 4 2 8, 8 - 1 7, वन की रेशियो सेम, तो द ओनली वैल्यू पॉसिबल फॉर k इज, समझ में आ गया? चलो होमवर्क लिख लो। For k equal to 4, the given system will have infinitely many solution। इसी के 2 क्वेश्चन दूंगी, infinitely many solution के ही 2 क्वेश्चन, प्लस जो आज क्लास में करवाया है इसे याद कर लेना, रिवाइज करना प्रॉपर, ठीक है। और अभी तो हम कर रहे हैं सिंगल वेरिएबल, जैसे मैंने k+1 लिखा तो एक बार तुमको दिखा कि अच्छा ये क्या लंबा चौड़ा सा आ गया। अब यही सोचो लिखा होगा कोएफिशिएंट्स में a+b+1, समझ में आ गया? तो थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाता, डिफिकल्ट इन द सेंस पहले 2-3 बार डिफिकल्ट लगेगा, बट विद प्रैक्टिस सॉल्व हो जाएगा। एंड ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आया था, बोर्ड पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आया था 3 नंबर का। देखो नेक्स्ट है हमारे पास 2x + 3y = k, k-1 in brackets into x, k+2 in brackets into y is equal to 3k। ये हमारा होमवर्क है। 2x + 3y = 2, k+2 into x, 2k+1 into y is equal to 2 into k-1। और एक थर्ड और ले लो, जो क्लास में मुझे करवाने थे ना वो होमवर्क में करके आओ, क्लास में हम यही प्रैक्टिस करेंगे फिर। और इन तीनों में फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है।